हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? थोड़ा बीच में गैप हो गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्रांस के बाद यूरोप में जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक व्यवस्था हुई और चेंजेस आए समाज में। समाजवाद की शुरुआत होती है, समाजवादी विचारधारा पनपती है और पूंजीवादी का विरोध होने लगता है। अब जो हम पढ़ेंगे हम आगे रूस की क्रांति। ठीक है, रूस की क्रांति से पहले, ठीक है, टॉपिक आपका है रूस की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन। लेकिन अब कोई भी क्रांति होती है या कोई भी आंदोलन होता है या कोई भी विरोध आता है सामने, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो इसी तरीके से हम रूस की क्रांति स्टार्ट करने से पहले सीधा रूस की क्रांति तो पढ़ेंगे नहीं, हम जानेंगे कि आखिर रूस की क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न था और रूस कैसा था, रूस का समाज कैसा था, रूस में कौन सा धर्म मान्य था, रूस की व्यवस्था कैसी थी। इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो रूस की क्रांति पर चलने से पहले हम ये देखेंगे कि इस समय, यानी रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, तो 1917 से पहले रूस की जो व्यवस्था थी या रूस का जो समाज था या रूस में जो जीवन था वो किस तरह था। तो इसको देखेंगे हम कि रूस 1914 में कैसा था। ठीक है, रूस या रशिया किस तरह से था। तो जैसा कि पता है, रूसी साम्राज्य रूस 1914 में साम्राज्य के रूप में कैसे था। तो रूस में कौन कौन से देश शामिल थे, आप बहुत सारे देशों का नाम जानते हैं। अब जैसे रूसी साम्राज्य, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, क्योंकि जब तक हम किसी देश के बारे में, उसके ढांचे के बारे में नहीं समझेंगे तो हमें उसके अंदर क्रांति कैसे हुई, आंदोलन के, उसके बारे में नहीं पता चलेगा। हर किसी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न, कारण होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि 1914 में रूस की स्थिति क्या थी। देखिए, 1914 में रूस में जार निकोलस सेकंड का राज्य था, यानी जो राजा था, राजा कौन है यहाँ पे, जार निकोलस। इस समय 1914 में जार निकोलस सेकंड, ठीक है, द्वितीय, जार निकोलस सेकंड था। और ये जो साम्राज्य था, अब इसमें कौन कौन से जो देश हैं जो आप भी जानते हो, कौन कौन से देश शामिल थे, जैसे कि फिनलैंड, मैं आपको इसके अंदर ही लिख देती हूँ, फिनलैंड बहुत बड़ा था, रशिया बहुत बड़ा था इस समय में, लातविया, इसके साथ में लिथुआनिया। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये सारे देश आपको मिल जाएंगे। ये पहले रूसी साम्राज्य का ही हिस्सा थे। ठीक है, एस्टोनिया, इसके बाद पोलैंड, पोलैंड का नाम आपने बहुत सुना होगा, पोलैंड भी रशिया का हिस्सा था। इसके साथ में यूक्रेन, आजकल बहुत आप नाम सुन रहे हैं, यूक्रेन वार चल रहा है और रूस से ही चल रहा है, यूक्रेन वार रूस से चल रहा है और 1914 में यूक्रेन इसी का हिस्सा था। बेलारूस के कुछ हिस्से, बेलारूस का कुछ हिस्सा जो कि रशिया का हिस्सा था, रशिया का पार्ट था। आर्मेनिया, आर्मेनिया का भी नाम आपने सुना होगा, आर्मेनिया। इसके अलावा अज़रबैजान, ये रशिया का पार्ट हुआ करते थे और इन सबको मिलाकर बनता था सोवियत रूस, यानी कि रशिया जिसे हम कहते हैं। आज वो रूस रह गया है और ये सब इसके हिस्से थे। कब थे? 1914 में। जैसे अगर मैं तुम्हें ग्लोब में दिखाऊं, तो अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में भी आपको पता चलेगा कि रशिया, सोवियत रूस जो था वो सबसे बड़ा महाद्वीप है और देश भी था।
अगर आप में इसमें देखते हैं कि ये जो येलो कलर का है ये आज का रूस है, आज का रशिया है, लेकिन इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया पोलैंड है, बेलारूस है, अजरबैजान है, वो सारे देश यहाँ पर हैं देखिए, और ये सब इसी का पार्ट थे, है ना। आगे जाकर उस समय 1914 में जब रूस में क्रांति हुई, उससे पहले ये बहुत सोवियत रूस बन था और ये विश्व का सबसे बड़ा देश या महाद्वीप कहलाता था। बाद में इसमें डिवाइडेशन हुए, इसके टुकड़े हुए और ये रूस अलग हो गया। और ये जो देश थे, जहाँ आज देखो आप यूक्रेन से रूस ही लड़ रहा है, कभी वो इसका हिस्सा हुआ करता था, जैसे भारत का पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, अफगानिस्तान था, कंधार था, उसी तरीके से ये पार्ट थे। और आज अब वो अलग अलग डिवाइडेशन हुआ है। तो आज हम देखते हैं कि यूक्रेन से रूस का कितना बड़ा युद्ध चल रहा है, जो कि साल भर से ऊपर हो गया है। तो अगर आप मैप में भी देखते हो तो आप जान पाएंगे कि सोवियत रूस कितना बड़ा राज्य, साम्राज्य और राष्ट्र था 1914 में। तो ये सारे देश इसमें शामिल थे। अब क्या है कि इसकी जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी और मोस्टली इसके प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। इसके आसपास जो हम देखते हैं ना महासागर है, तो प्रशांत महासागर में ये के आसपास ये फैला हुआ है। जैसे हम कहते हैं बॉम्बे महासागर के तट पे है, तो ये था प्रशांत महासागर तक ये फैला हुआ था। इसका एरिया बहुत बड़ा एरिया था। अब क्या सीन बनता है कि रूस में जो पॉपुलेशन है, आप देखते हैं कि किसी देश में भी जो पॉपुलेशन होती है उसमें बहुत सारे धर्म होते हैं, बहुत सारे धार्मिक संप्रदायों को मानने वाले लोग होते हैं। तो हम देखेंगे कि आपने देखा होगा चर्च के भी कई सारे, ईसाई धर्म के भी कई सारी डिवाइडेशन है, पार्ट है। तो आज मैं भी इसमें आपको ये पढ़ाऊंगी कि रूस में कौन कौन से धर्मों को और कौन कौन सी विचारधाराओं को मानने वाले लोग थे, और उन धर्मों के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जो रूस है वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी हुई शाखा थी, जो कि रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कहलाती थी ना। ये रूसी मतलब ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानते थे। अब आप कहोगे जी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्या है, तो मैं इसी तरह से जो इसमें ईसाई धर्म की शाखा है और जो इस धर्म को मानने वाले लोग रहते थे वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो इसमें क्या क्या था देखिए। ईसाई धर्म में धार्मिक संप्रदाय लिख सकते हैं हम, विभिन्न धार्मिक संप्रदाय थे यहाँ पर, है ना। बहुत सारे रिलीजन थे, जैसे कि हिंदुस्तान में भी आप देखते हैं। कौन कौन से थे? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर कौन सा? कैथोलिक चर्च। ये नाम आप सुनते रहते हैं बहुत बार जब हम पढ़ते हैं या हम उसमें भी देखते हैं कभी भी, कैथोलिक चर्च। और एक है प्रोटेस्टेंट चर्च, ठीक है। ये तीन तरह की विचारधाराएं जो कि ईसाई धर्म की थी, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी अभी आप लोगों को। और इसके साथ में यहाँ कुछ लोग मुस्लिम धर्म के भी रहते थे, मुस्लिम जो कि आज विदेशों में, पूरे विश्व में काफ़ी फैला हुआ धर्म है। और इसके साथ ही यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी रहते थे। बौद्ध धर्म जो कि भारतीय धर्म है, गौतम बुद्ध ने स्थापना की थी। अब वन बाय वन देखिए। ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है वो क्या है? रूढ़िवादी चर्च है, प्राचीन परंपराओं पर चलने वाला चर्च है। और कहते हैं कि इसकी जो स्थापना थी वो ईसा मसीह ने की थी, ऑर्थोडॉक्स चर्च की। और ये किसी तरह का भी परिवर्तन नहीं चाहता। ये ईसा मसीह को मानवता से परे मानता है और कहता है कि वो ईश्वर के बच्चे थे और वो मानव के बच्चे बने। इस तरह की बात ऑर्थोडॉक्स वाले करते हैं और वो रूढ़िवादी परंपराओं पर चलते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र बन गए। और सबसे पुरानी जो शाखा है ईसाई धर्म की वो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ठीक है। इसको किसने स्थापना की? ईसा मसीह ने, यीशु मसीह या ईसा मसीह कह लीजिए, ईसा मसीह ने इसकी स्थापना की थी और सबसे प्राचीन धर्म है। उसके बाद है कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च जो है वो ऑर्थोडॉक्स की जो विचारधाराएं थी
उनका प्रचार प्रसार करने वाला धर्म है। और ये जो कैथोलिक है इसमें ये कहते हैं कि यीशु के जन्म और मृत्यु के हिसाब से ये उपजा है, इसमें रोमन कैथोलिक चर्च भी कहते हैं। और यीशु मसीह के इसमें अनुयायी या उनकी शिक्षाओं को मानने वाले लोग होते हैं। और ये लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं विदेशों में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये इस तरह का काम करते हैं। और इसकी स्थापना भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने की थी, उनकी ही शिक्षाओं का ये प्रचार प्रसार करते हैं। और इनका जो नेता है वो कौन है? पोप। नेता है यहाँ पर पोप आप बहुत बार सुनते होंगे। पोप इनका नेता है, उसकी बातों को ये मानते हैं और यीशु मसीह के जो संदेश थे, जो बातें थी, जो शिक्षाएं थी, उनको ये फैलाते हैं। इसके बाद है ये प्रोटेस्टेंट, ये है विरोधी किसका? कैथोलिक चर्च की विचारों का। ये कैथोलिक चर्च की जो विचारधारा थी उसमें परिवर्तन चाहते हैं, उसमें सुधार करना चाहते हैं। इनके यहाँ पर पोप जैसी कोई चीज़ नहीं है। और मार्टिन लूथर ने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने देखा कि ये जो धर्म है ये इसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो मार्टिन लूथर ने इसकी प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की। और ये इनके सामने कोई नेता नहीं है और ये बाइबल पर विश्वास करते हैं। ये कहते हैं बाइबल में जो शिक्षाएं दी हैं वही सर्वोपरि हैं और उन्हीं के आधार पर ये चलते हैं। इसके साथ ही मुस्लिम धर्म है जो कि 610 ईसा पूर्व में आपका धर्म स्थापित होता है और मोहम्मद पैगंबर के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। मोहम्मद पैगंबर के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम धर्म की। और मुस्लिम धर्म को जो मानने वाले हैं वो कहते हैं, और ये जो धर्म है ये एक ईश्वर में विश्वास करता है और ये अपने ईश्वर को अल्लाह नाम से जानते हैं। भगवान का अरबी में जो अर्थ होता है वो अल्लाह होता है, अल्लाह नाम से जानते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर इस समय जो इब्राहिमी धर्म इसको माना जाता है। इसके साथ में मोहम्मद पैगंबर ने इसकी स्थापना की। कहा जाता है कि 610 ईस्वी में देवदूत गैब्रियल जो थे उनका प्रथम दर्शन हुआ और उसके बाद ही इसकी स्थापना हुई। जो दर्शन थे वो होते रहे और उसी समय में जो कुरान थी उस पाठ का प्रकट हुआ। तो इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? कुरान। ठीक है। अब ये है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जैसा आप जानते हैं ये भारत में स्थापित धर्म है और गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी। महात्मा गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी और सत्य और अहिंसा पर आधारित है। 4 सत्य, जिसमें कि दुख का कारण, दुख का निवारण और जो तृष्णा है उसको माना गया। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर चलकर आप ज्ञान की खोज कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो 5 धर्म थे ये इस समय 1914 का समय पीरियड देखिए, ये इन धर्मों को मानने वाली जो पॉपुलेशन थी वो रूस में या सोवियत रूस में थी और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ये मैंने आपको बताया कि इस समय में रूस जो था वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, प्रशांत महासागर तक था। और इसके साथ में ही इसमें ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक चर्च को मानने वाले, प्रोटेस्टेंट चर्च को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले और बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग थे। उनकी जो पॉपुलेशन थी वो मिक्स थी, जो सभी धर्मों को मानती थी। इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी मैं आपको इतना ही इंट्रोडक्शन दूंगी, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी दूसरी क्लास में कि रूस में जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी और समाज जो था वो कैसा था। इन सब कुछ चीज़ों को जानते हुए फिर हम आपको रूसी क्रांति बताएंगे, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं रूसी क्रांति के कारण हैं। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम आपको कल मिलते हैं। थैंक यू। अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे फीडबैक दीजिए, आप सब्सक्राइब कराइए, कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। कंटिन्यूटी में क्लास रखने की कोशिश करूँगी और इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, शायद आपको समझ आ जाए। थैंक यू।